आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति। इसमें हम जानेंगे कि समाजवाद होता क्या है, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या होता है, समाजवाद की उत्पत्ति किन किन परिस्थितियों में हुआ और कौन कौन वह प्रमुख व्यक्ति है जिन्होंने समाजवाद के विचार दिया था। तो जैसा कि चैप्टर के नाम लिखा हुआ है समाजवाद, साम्यवाद, रूस की क्रांति, तो पहले हम लोग रूस के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में जानेंगे। देखिए, जो रूस है वह रूस एक देश है और रूस देश के बारे में आपको पता होगा कि यह देश क्षेत्रफल के मामला में दुनिया के सबसे बड़ा देश है, यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस देश के पास है और यह रूस देश यूरोप प्लस एशिया दोनों के अंतर्गत आता है। रूस एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, अतः यह देश एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में फैले हुए हैं। आप जब भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ें तो अपने साथ एक मैप जरूर रखेंगे, और मैप के माध्यम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरह से आसपास के क्षेत्र को देखते हुए उस बात को समझ सकते हैं। बात को आपको रटना नहीं होगा, उस बात को आपको समझना होगा, और समझने के लिए मैप का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो मैप है वो विश्व का मैप, और इस विश्व के मैप की बात करें तो यहाँ पर आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा, यह देश भारत है। इस भारत से ऊपर आप जब जाएंगे तो ये बहुत बड़ा आपको पीले रंग का जो देश दिखाई दे रहा है, वह बहुत बड़ा पीले रंग का जो देश है वही देश रूस है। रूस का जो इतना क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र यूरोप महादेश में है, जबकि इधर का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र देख रहे हैं, यह क्षेत्र, ये वाला जो बड़ा क्षेत्र है, यह क्षेत्र एशिया महादेश में है। ये दोनों क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर आप जब ध्यान रखें कि रसिया ऊपर है और रूस के अगल बगल में जो भी देश है, तो आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बारे में। तो सोवियत संघ के विघटन जानने में ना बहुत आसानी होगा अगर आप इस रूस के आसपास के क्षेत्र को देख रहे हैं तो। अब हम लोग बात करेंगे समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, क्लास 10th के अनुसार कुछ बेसिक बात ही जानना जरूरी है आपके लिए, लेकिन जब क्लास 10th के बाद आप लोग जब समाज शास्त्र पढ़ेंगे, जब फिलोसफी आप पढ़ेंगे, तो समाजवाद और साम्यवाद के बारे में गहरा अध्ययन करना पड़ता है। फिलहाल के लिए आप कुछ बेसिक अंतर यहाँ पे बताया जाएगा और एक अलग से एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें गहराई से समाजवाद एवं साम्यवाद के अंतर को बताया जाएगा। तो हम लोग अब चर्चा करते हैं कि समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। उससे पहले हम लोग कुछ अलग बात को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हमको समाजवाद एवं साम्यवाद समझ में आएगा। जैसे आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि संसाधन क्या होता है। संसाधन की चर्चा ज्योग्राफी में डिटेल से किया जाएगा। फिलहाल समझिए कि मनुष्य के जीवन में जो भी वस्तु उपयोगी होता है उसे हम लोग संसाधन के नाम देते हैं। यानी मानव के जीवन में जितने भी वस्तु है, वह वस्तु जो उपयोगी है उसे हम लोग संसाधन बोल देते हैं। तो अपने आसपास में जितने भी वस्तु को देखते हैं या जो वस्तु नहीं दिखाई देता है लेकिन उसका महत्व हमारे जीवन में है, तो वह संसाधन कहलाएगा। जैसे हवा हम नहीं देख रहे हैं लेकिन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, तो वह संसाधन कहलाएगा। मेरे हाथ में जो मार्कर है, इसका उपयोग हो रहा है, तो यह भी एक संसाधन है। साथ साथ जो जूता आप पहने हुए हैं, जो चश्मा पहने हैं, जो घड़ी आपके पास है, जो किताब कॉपी है, मोबाइल है, ये सभी संसाधन है। अब संसाधन पर अलग अलग व्यक्तियों का क्या होता है, अधिकार होता है। जैसे आपके पास जो मोबाइल होगा, उस मोबाइल पर आपका अधिकार है। और कभी कभी देखते हैं
कि आप जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं उस पर किसी और का अधिकार है। आप जब बाजार जाते हैं तो उस पर किसी और का अधिकार है। आपके यहाँ पर जो बस चलता है उस पर किसी और का अधिकार है। तो देखिए, संसाधन के ना मालिक अलग अलग होता है। हो सकता है कि उस संसाधन के मालिक सरकार हो, या हो सकता हो कोई संसाधन के मालिक कोई निजी व्यक्ति हो, निजी व्यक्ति। या कभी कभी ऐसा देखा गया है कि संसाधन पर सरकार का भी अधिकार होता है और किसी न किसी निजी व्यक्ति दोनों का मिला जुला अधिकार होता है। और इस संसाधन के अधिकार को लेकर के दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है। तो अर्थव्यवस्था आप पढ़िएगा अर्थशास्त्र में। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किसी देश में जो भी संसाधन है, जैसे मान लिया देश में बस है, देश में ट्रेन चल रहा होगा, इस देश में अस्पताल होगा, बैंक होगा, तो सभी संसाधन जिस देश में है अगर उस संसाधन पर अगर सरकार का अधिकार होगा, जिस देश में संसाधन पर सरकार का अधिकार होता है उस देश को हम लोग बोल देते हैं समाजवादी देश। यानी वहाँ के जो अर्थव्यवस्था होगा वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा। जिस देश में जो भी संसाधन है अगर उस संसाधन पर सरकार का अधिकार न होकर के अगर किसी निजी व्यक्ति के हाथ में संसाधन है, उस संसाधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो हम लोग उस देश को बोल लेते हैं कि वह देश पूंजीवादी देश है। और एक और होता है देश जिसमें सरकार और निजी दोनों का अधिकार होता है संसाधन पर। तो यह देश दोनों अधिकार दे रहा है, तथा वैसे देश को हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश। तो दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं। एक होता है समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी और एक होता है मिश्रित। और ये तीनों के बंटवारा हुआ कैसे है? तो तीनों के बंटवारा हुआ है संसाधनों को लेकर। इस संसाधन पर किस व्यक्ति का अधिकार होगा और किसका अधिकार नहीं होगा। अब हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में जानेंगे। इसका बेसिक अंतर आपसे पूछा जाता है क्लास 10th में, और यह 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब कभी आपसे समाजवाद एवं साम्यवाद में अंतर पूछे और साथ साथ विचारक के नाम पूछेंगे कि कौन कौन विचारक थे जो समाजवाद के सिद्धांत दिए थे या साम्यवाद के सिद्धांत दिए थे, तो वह प्रश्न दीर्घोत्तरीय हो जाता है जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। फिलहाल हम लोग कुछ बेसिक अंतर से दोनों में ये फर्क पता करेंगे, कौन समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है। तो देखिए, एक तरफ है समाजवाद और एक तरफ हो गया साम्यवाद। क्योंकि यहाँ पर वाद शब्द है, यहाँ भी वाद शब्द है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि वाद शब्द का अर्थ होता है विचार। तो समाजवाद एक ऐसा विचार है जो समाज में समानता लाना चाहता है, और ठीक साम्यवाद भी वैसा ही विचार है जो चाहता है कि समाज में समानता है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ बेसिक अंतर है। उसी बेसिक अंतर को देखते हैं हम लोग। देखिए, ये जो समाजवाद है, इस समाजवाद का कहना है कि देश में जो भी संसाधन होगा, समाजवाद का कहना है कि देश में जो भी संसाधन होगा उस संसाधन का प्रयोग जनता के भलाई के लिए होगा, जनता के भलाई के लिए होगा। यानी देश में जितने भी संसाधन मौजूद है वह सभी संसाधन जनता के भलाई के लिए होगा। और ठीक साम्यवाद भी यही चाहता है। साम्यवाद भी चाहता है कि देश में जितना भी संसाधन है उन सभी संसाधनों का प्रयोग जनता के लिए होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। इस मामले में दोनों का विचार एक ही है, जनता के लिए होना चाहिए। लेकिन अंतर क्या है कि जो समाजवाद विचारक लोग हैं उनका कहना है कि देश के संसाधन पर जनता का तो अधिकार हो, लेकिन ये जो संसाधन है उसके बंटवारा के लिए
सरकार होना चाहिए और सरकार की उपस्थिति में संसाधन के बंटवारा जनता के बीच हो। यानी समाजवाद सरकार की उपस्थिति को आवश्यक मानता है। इसका मानना है कि सरकार जब रहेगा तो सरकार के माध्यम से सही तरीके से संसाधन के बंटवारा हो जाएगा। जबकि वही दूसरे तरफ साम्यवाद संसाधन के बंटवारा के लिए सरकार को आवश्यक नहीं मानता है। इनका कहना है कि देश में जो भेदभाव होता है, जो शोषण होता है, वह शोषण की प्रक्रिया की शुरुआत सरकार के द्वारा ही होता है और कहीं ना कहीं सरकार ही शोषण के लिए जिम्मेवार होती है। तो अगर सरकार ही नहीं रहेगा तो शोषण किसी प्रकार का नहीं होगा। अतः ये लोग चाहते हैं, साम्यवाद सिद्धांत के लोग चाहते हैं कि संसाधन पर जनता का तो अधिकार होना चाहिए, लेकिन उस संसाधन के बंटवारा के लिए सरकार की उपस्थिति नहीं होना चाहिए। तीसरा अंतर हो गया, समाजवाद वर्ग समन्वय के सिद्धांत पर काम करता है। वर्ग समन्वय के सिद्धांत पे काम करता है, जबकि साम्यवाद वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर काम करता है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर काम करता है। समन्वय के मतलब होता है साथ में मिलकर काम करना, एक दूसरे के साथ देना। समाजवादी विचारधारा के लोगों का कहना है कि समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो ये लोग संसाधन की बंटवारा एक साथ मिल बांट के करेंगे। सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे, एक दूसरे के सहयोग करेंगे और सहयोग करके देश को या राज्य को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन साम्यवाद का कहना है कि सब जगह वर्ग होता है और यह वर्ग ही बाद में जा करके शोषणकारी नीति धारण कर लेती है। तो इनका कहना है कि किसी देश में किसी के पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, किसी के पास संसाधन बहुत ज़्यादा है और किसी के पास संसाधन बहुत कम है। इस स्थिति में एक वर्ग उत्पन्न हो गया, इसके पास बहुत संसाधन है, इसके पास संसाधन कम है, यानी ये अमीर वर्ग हो गया, ये गरीब वर्ग हो गया। और जब इस ऐसी स्थिति होगा तो उन लोगों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगा और उस संघर्ष के द्वारा ये लोग जिनके पास संसाधन कम है, ये लोग इन लोगों से संसाधन को छीन लिया जाएगा। क्योंकि देश में जिनके पास संसाधन ज़्यादा होता है उसका संख्या बहुत कम होता है। मान के चलिए कि जिनके पास संसाधन ज़्यादा है वो 10% है, लेकिन जिनके पास संसाधन कम है तो उनकी जनसंख्या 90% है। तो 90% लोग क्या करेंगे, इस 10% लोग से संसाधन को छीन लेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति होने पर दोनों में संघर्ष की स्थिति होगा और संघर्ष होने पर संसाधन को क्या किया है, छीन लिया जाएगा। तो ये बेसिक अंतर है, ये ध्यान रखेंगे। समाजवाद और साम्यवाद में ये बेसिक अंतर जानेंगे। यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग समाजवाद के जो विचारक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति है जो समाजवाद विचारधारा की शुरुआत किए थे और उनका कथन क्या है। देखिए, समाजवादी विचारधारा की बात करें तो हम लोग 2 तरह के समाजवादी को बांटते हैं। समाजवादी लोग को 2 वर्ग में बांटते हैं। एक वर्ग को हम लोग बोलते हैं यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी। और एक जो समाजवादी होता है उसे हम लोग बोल देते हैं आधुनिक समाजवादी। आधुनिक समाजवादी। अब ध्यान दें, देखिए दुनिया में एक बहुत बड़े समाजवादी हुए जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक माने जाते हैं क्योंकि बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। और जब आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर कार्ल मार्क्स की विस्तृत चर्चा दिया जाता है, क्योंकि यही एक व्यक्ति थे जो एक नया विचार दे दिए, जो दुनिया के बहुत सारे देश में समाजवादी विचारधारा फैला दिए। और सबसे महत्वपूर्ण समाजवादी में से कार्ल मार्क्स ही माने जाते हैं। तो जब भी समाजवादियों की तुलना होता है तो वह तुलना कार्ल मार्क्स के आधार लेकर माना जाता है। कार्ल मार्क्स ये बहुत बड़े समाजवादी थे, बहुत बड़े समाजवादी। तो कार्ल मार्क्स इनका जो जीवन काल है वो 18 से
18 से लेकर 1883 के बीच। कार्ल मार्क्स इस समय के थे। लेकिन कार्ल मार्क्स जब समाजवादी विचार दिए तो उनसे पहले भी बहुत लोग समाजवाद के विचार दिए थे और उनके बाद भी समाजवाद के विचार दिया गया था। तो कार्ल मार्क्स के पहले के जितने भी समाजवादी हुए उन्हीं समाजवादियों को यूटोपियन समाजवादी कहा गया। कार्ल मार्क्स के पहले जितने भी समाजवादी थे उन समाजवादी ने जो विचार दिया उनको यूटोपियन समाजवादी कहा गया है। यहाँ पे एक शब्द है यूटोपियन। इस यूटोपियन का अर्थ होता है स्वप्नदर्शी, स्वप्न देखने वाला या कल्पना करने वाला। तो कभी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है यूटोपियन मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है स्वप्नदर्शी या कल्पनादर्शी, कल्पना करने वाला या सपना देखने वाला। यानी ये लोग जो विचार दिए थे वो सुनने में बड़ा अच्छा था, इनका सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छा था, लेकिन इनका सिद्धांत व्यवहारिक रूप से लागू करना बड़ा मुश्किल था। तो एक ऐसा विचार था जिसे लागू करना ही मुश्किल था। ये कल्पना किया गया है, वास्तव में ऐसे समाज की स्थापना कर ही नहीं सकते। इसलिए इन समाजवादियों को स्वप्नदर्शी या कल्पनादर्शी समाजवादी कहा गया। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन व्यक्ति है जो यूटोपियन समाजवादी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, स्वप्नदर्शी या यूटोपियन समाजवादी में सबसे प्रमुख नाम है सेंट साइमन। जो सेंट साइमन है ये सबसे प्रमुख समाजवादी माने जाते हैं। दूसरा स्थान आता है चार्ल्स फूहिए का, चार्ल्स फूहिए। तीसरा नाम आता है समाजवादी में जिसका नाम है लुई ब्ला। और एक अंतिम नाम आता है रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन। यह नाम ध्यान रखिएगा, ये चारों व्यक्तियों का नाम ध्यान रखिएगा। ये चारों व्यक्ति यूटोपियन समाजवादी हैं। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो यूटोपियन समाजवादी की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये चारों व्यक्ति यूटोपियन समाजवादी में आते हैं। और जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो उस ऑप्शन में आपको कार्ल मार्क्स दिखाई देगा। तो कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं है, कार्ल मार्क्स आधुनिक समाजवादी है और इन्हें वैज्ञानिक समाजवादी कहे जाते हैं। जबकि ये जो चारों व्यक्ति है ये चारों व्यक्ति यूटोपियन समाजवादी हैं। अब ये चारों को क्या क्या कथन है, क्या क्या विचार है, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो सेंट साइमन देख रहे हैं ये सेंट साइमन फ्रांस देश के था। सेंट साइमन का संबंध फ्रांस देश से है। ये व्यक्ति एक कथन बोले हुआ था और इस कथन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका कथन था कि प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार, प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार। यह याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सेंट साइमन का कथन क्या था कि प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार काम देना जाना चाहिए और प्रत्येक को उनका जो वेतन मिलेगा वह मिलेगा उनके कार्य के अनुसार। मतलब क्या हुआ समझिए। देखिए, जितने भी व्यक्ति हैं इनका कहना था कि जितने भी व्यक्ति है वह काम करेगा अपनी पूरी क्षमता के साथ। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति 8 घंटा क्षमता रखता है काम करने के लिए, कोई व्यक्ति है जो 10 घंटे काम करने की क्षमता रखता है, कोई 12 घंटा काम करने की क्षमता रखता है। ये सभी अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे और ये जितना ये काम करेंगे उसी अनुसार इनको वेतन दिया जाएगा। तो प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार। यह कथन सेंट साइमन का है और इस व्यक्ति का संबंध फ्रांस देश से है। अब अगला नाम है चार्ल्स फूहिए। चार्ल्स फूहिए, यह चार्ल्स फूहिए है, इस चार्ल्स फूहिए का संबंध भी फ्रांस देश से ही है। चार्ल्स फूहिए का कहना था कि यूरोप में
जो शोषणकारी नीति लागू है, चारों तरफ लोग मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। जितने भी कल कारखाने वाले लोग हैं वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने पर ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादा लाभ कमाने की वजह से मजदूर का शोषण कर रहे हैं। तो इनका कहना था कि आज जो शोषणकारी नीति देखने को मिल रहा है उसका जड़ औद्योगिक क्रांति से हुआ है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से। जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ तो यूरोप के बाकी देशों में भी मशीन द्वारा वस्तु बनने लगा और जैसे मशीन द्वारा वस्तु बनने लगा, जो कल कारखाना के मालिक था वो सभी ज़्यादा लाभ कमाने के लिए प्रेरणा लेने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कब कमाएगा? जब वो मजदूर से ज़्यादा काम लेंगे। ये जो मिल मालिक थे मजदूर से ज़्यादा काम लेते थे, लेकिन बदले में उनको वेतन बहुत कम देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी मजदूरों का शोषण होने लगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मिल मालिक थे जो एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे कि ज़्यादा लाभ हम कमाए तो ज़्यादा लाभ हम कमाए। इस स्थिति में मजदूरों का बड़ा भयंकर तरीके से शोषण हो रहा था। तो ये व्यक्ति ये कहना था चार्ल्स फूरियर के कि जितने भी शोषणकारी प्रवृत्ति बढ़ा है वो बड़े बड़े कारखानों की वजह से बढ़ा है। तो ये मजदूरों से बोले थे कि आप बड़े बड़े कारखाने में काम नहीं कीजिए, बड़े बड़े कारखाने में काम नहीं कीजिए, बड़े बड़े कारखाना के विरोध कीजिए और छोटे मोटे कारखाने में काम कीजिए। जब छोटे उद्योग में काम करेंगे, छोटे कारखाने में काम करेंगे, तब आपका शोषण नहीं होगा, शोषण से आप बच सकते हैं। तो बड़े उद्योग के खिलाफ में कौन थे? ये चार्ल्स फूरियर थे। अगला है लुई ब्लॉक। लुई ब्लॉक का संबंध भी फ्रांस देश से है। चार्ल्स फूरियर का संबंध भी देखिए फ्रांस से ही था, सेंट साइमन भी फ्रांस देश के थे। लुई ब्लॉक कहना था कि मजदूर आखिर इतना शोषण के शिकार क्यों हो रहे हैं, क्यों इनकी स्थिति बिगड़ा हुआ है। तो ये एक विश्लेषण किए, यह कहना था कि चूंकि मजदूर के पास किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है, न तो इन्हें बोलने का अधिकार है, न ही इनको राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई अधिकार दिया गया है, और न ही जहाँ पर ये काम करते मिल मालिक, वो मिल मालिक किसी प्रकार के इनको अधिकार दिए हुआ है। तो जब व्यक्ति के पास किसी प्रकार के अधिकार ही नहीं होगा तो जाहिर है उनका विकास नहीं हो पाएगा। वही हाल मजदूर के साथ था, इनको किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त ही नहीं था, जिसकी वजह से इनका दिन प्रतिदिन शोषण बहुत हो रहा था। तो इनका कहना था कि जो भी मजदूर है उन सबको पहले राजनीतिक अधिकार दीजिए। जब राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा तो उनको ज्ञात होगा कि मेरे पास कौन कौन अधिकार है, और जब उनको अधिकार के बारे में पता चलेगा तब उस अधिकार का ये प्रयोग करेंगे। और जब ये प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे ये लोग आर्थिक रूप से समान हो जाएंगे। तो इनका कथन था कि मजदूरों को या लोगों को सबसे पहले राजनीतिक अधिकार दिया जाए, राजनीतिक अधिकार दिया जाए। लोगों को क्या किया जाए? राजनीतिक अधिकार दिया जाए, राजनीतिक अधिकार दिया जाए। और जब राजनीतिक अधिकार मिल जाएगा तो राजनीतिक अधिकार मिलने के बाद आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगी, क्योंकि जब इनको अधिकार मिलेगा तभी अपने लाभ के लिए कुछ नियम बनाएंगे, कुछ काम करेंगे, और धीरे धीरे इनके पास भी संसाधन मौजूद होगा। जब संसाधन की प्राप्ति होगी तो धीरे धीरे ये भी उस क्षेत्र के सामान्य लोग के श्रेणी में आ जाएंगे, यानी आर्थिक रूप से ये भी समान हो जाएंगे। अगला व्यक्ति है, और ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिनका नाम है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन के कथन से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए वह कौन से समाजवादी थे जिनका कथन था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। तो संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है, यह कथन रॉबर्ट ओवन के हैं। रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड देश से संबंधित है, और इसके ऊपर जितना भी आप देखे हैं उन सब का संबंध फ्रांस देश से है। यानी सेंट साइमन फ्रांस के थे, चार्ल्स फूरियर भी फ्रांस के थे, लुई ब्लॉक भी फ्रांस के थे, और रॉबर्ट ओवन का संबंध इंग्लैंड देश से है। ये जो रॉबर्ट ओवन है ये उद्योगपति थे, यानी इनके पास कल कारखाना था। ये व्यक्ति जो थे ये कारखाना के मालिक थे, और रॉबर्ट ओवन एक प्रयोग किए थे, और उस प्रयोग में यह सिद्ध किए थे
कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। कैसे किए थे प्रयोग समझिए। एक रॉबर्ट ओवन जिस समय में थे, उस समय में जो भी कारखाने के मालिक थे वो लोग मजदूरों से बहुत काम करवाते थे। मजदूरों के टाइम फिक्स नहीं था कि कितना घंटा काम करेंगे। अगर वह 6 बजे आ रहे हैं तो कितने बजे जाना है यह तय नहीं था। मिल मालिक के इच्छा अनुसार उनको काम करना पड़ता था। हो सकता है किसी दिन 10 घंटे काम किया, किसी दिन 12 घंटे, किसी दिन 14 घंटा, 18 घंटा भी काम करवा सकता था। और इतना काम करवाने के बदले में उनको मजदूरी बहुत कम मिलता था। लेकिन रॉबर्ट ओवन एक नया प्रयोग, ये क्या किए, एक स्थान है स्कॉटलैंड। आप अगर देखेंगे इंग्लैंड के ऊपर आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है स्कॉटलैंड। एक वीडियो में ये सही तरीका से बताया गया है, अच्छा तरह से एक्सप्लेन करके हम बताए हैं कि इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है। आप वहाँ पर अच्छा से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मान लिया जाए कि आपको हम एक क्षेत्र बना रहे हैं, उससे आप इसके माध्यम से समझिए कि कौन कौन क्षेत्र कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र इंग्लैंड है, इंग्लैंड देश है। यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम वेल्स है। यहाँ पर एक जो देश दिखाई देगा वह है स्कॉटलैंड। और यहाँ पर देखिएगा ये जो बड़ा वाला भूभाग है वह देश है आयरलैंड, आयरलैंड। और आयरलैंड के जो उत्तरी वाला छोटा सा हिस्सा है उसी का नाम है उत्तरी आयरलैंड। तो रॉबर्ट ओवन जो थे वो इसी स्कॉटलैंड में एक फैक्ट्री की स्थापना किए और इस फैक्ट्री में स्थापना करके कुछ प्रयोग किए। प्रयोग क्या किए उसे देखिए। ये क्या किए थे, जहाँ फैक्ट्री बनाया स्कॉटलैंड में, उस स्थान पर ये मजदूर को बहुत सारी सुविधाएं दी। ये क्या किए, बाकी मिल मालिक की तरह टाइम को टाइम को अनियत नहीं किए थे, टाइम को फिक्स कर दिए थे। यानी ये जो रॉबर्ट ओवन थे वह क्या किए थे, जो काम करने का घंटा था, जो काम करने का घंटा था, समय था, वो काम करने का जो समय था वो तय कर दिया था। जैसे कि 8 घंटा काम करना है। बाकी लोग क्या थे कि बाकी लोग तय नहीं कर पाए थे कि कितना घंटा काम करना है। उनका जितना इच्छा होता था उतना वो मजदूरों से काम करवाते थे। बाकी लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि बाकी उद्योगपति क्या किए थे और रॉबर्ट ओवन क्या किए थे। ये क्या किए थे, समय तय कर दिए थे। रॉबर्ट ओवन अपने कारखाना में जितने भी मजदूर काम कर रहे थे उस सब का समय तय कर दिए थे, समय तय कर दिया था। जबकि ये लोग ऐसा नहीं किए थे। ये लोग क्या था कि 18 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटा, 12 घंटा जितना काम करवाता था। दूसरे जगह पर ये जो रॉबर्ट ओवन था ये क्या करते थे कि अगर आप अपने समय से ज़्यादा काम कर रहे हैं, मान लेते कि 8 घंटा एक मजदूर को काम करना है और इस परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति 12 घंटा काम कर रहा है तो वो 4 घंटा एक्स्ट्रा काम किया और जितना अधिक काम किया ये रॉबर्ट ओवन उतना ही अधिक वेतन देते थे। यानी अधिक काम करने के लिए अधिक वेतन देते थे। अधिक काम तो अधिक वेतन मिलता था, अधिक वेतन मिला है। जबकि बाकी लोग ऐसा नहीं सुविधा देते थे। बाकी लोग काम तो बहुत करवा रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा देने का कोई सुविधा था नहीं। दूसरी तरफ ये क्या किए थे कि मजदूरों के जो वेतन था वह वेतन संतुष्ट लाख देते थे। वेतन इनका ज़्यादा था, बाकी लोग से ज़्यादा वेतन ये देते थे, जबकि ये मजदूरों का वेतन कम देते थे। इसके अलावा रॉबर्ट ओवन बाकी सुविधा भी दिया था, जैसे अगर किसी का तबीयत खराब हो रहा है, किसी के साथ कारखाना में कोई हादसा हो रहा है तो ये पूरा सुविधा देते थे। उनका इलाज पे खर्च करते थे। उन लोगों के जो भी पुरुष या महिला काम कर रहे हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके देखभाल, उनके पढ़ाई लिखाई सब सुविधा इनके द्वारा मिलता था। और इसी प्रकार से अगर छुट्टी है तो छुट्टी का पैसा भी ये नहीं काटते थे, जबकि ये सारी सुविधाएं इन लोगों ने नहीं दे रखा था। अब इन लोगों के पास ज़्यादा काम कर, इन लोगों के जो मजदूर है वो ज़्यादा घंटा काम कर रहे हैं। दूसरा बात,
कि इन लोगों के जो मजदूरी रेट है वो कम है, लेकिन जब उत्पादन हुआ कारखाना में तो देखा गया कि ज़्यादा वस्तु का निर्माण रॉबर्ट ओवन के फैक्ट्री में हुआ, जबकि बाकी लोग के फैक्ट्री में उत्पादन ज़्यादा नहीं हुआ। ये देखे कि हम लोग मजदूर के टाइम भी कम रखे हुए, एक निश्चित समय रखे हुए हैं, वेतन भी अधिक दे रहे हैं और इसके अलावा बाकी सुविधाएं भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ पर उत्पादन बाकी जगह से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बाकी जगह का उत्पादन हमसे ज़्यादा नहीं हुआ है। ये डिसीजन निकाले या एक निष्कर्ष निकाले कि जो मजदूर संतुष्ट होते हैं वही वास्तविक श्रमिक होते हैं। यानी अगर मजदूरों को सभी प्रकार से संतुष्ट कर दिया जाए तो वही वास्तव में काम कर रहे होते हैं, पूरे मन से वो काम कर रहे होते हैं। बाकी जगह के मजदूर असंतुष्ट है, इसलिए दूर से देखने पे तो लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, और वास्तव में उतना मन से काम नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वो लोग वास्तविक श्रमिक नहीं है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि रॉबर्ट ओवन वह व्यक्ति थे जिनका कथन था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। अब हम लोग साम्यवाद के उत्पत्ति के 2 मिनट चर्चा करेंगे कि साम्यवाद उत्पन्न कैसे हुआ। तो देखिए, दुनिया का एक देश है इंग्लैंड, और इस इंग्लैंड देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था। यानी औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि जब हाथ से बने वस्तु के स्थान पर मशीनों द्वारा वस्तु बनने लगे, तो उस स्थिति को औद्योगिक क्रांति का दर्जा दिया जाता है। और यह औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड देश में हुआ था, क्योंकि पहले इंग्लैंड से पहले सभी देशों में हाथ से वस्तु का निर्माण होता था, लेकिन इंग्लैंड देश में नई नई मशीन का निर्माण होने लगा, और जब नई नई मशीन का निर्माण होने लगा तो उस मशीनों द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होने लगा। तो देखा गया कि पहले हाथ से जो वस्तु बनता था वह एक दिन में बहुत कम बन रहा है, लेकिन जैसे ही मशीन द्वारा वह वस्तु बनने लगा उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप ऐसे एग्जाम्पल में मान सकते हैं कि वह अगर एक कपड़ा एक दिन में 3 या 4 बन रहा है, कोई कपड़ा है और वह हाथ द्वारा जो बन रहा है वो एक दिन में 3 से 4 बन रहा है, लेकिन जैसे ही मशीन द्वारा कपड़ा बनाने लगे एक दिन में 300 से लेकर 400 बनने लगा। तो उत्पादन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, और इसी बदलाव को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया, क्योंकि यह जो परिवर्तन था यह परिवर्तन उद्योग धंधा में था, कारखाना में था, इसलिए इसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो क्रांति का मतलब जैसा कि आप समझते हैं कि एक बहुत बड़े बदलाव को, बहुत बड़े परिवर्तन को क्रांति कहा जाता है। तो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। आपसे पूछेगा कि बताइए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो हुआ था इंग्लैंड देश के साथ, इंग्लैंड देश में। और पूछेगा किस उद्योग के साथ, तो याद रखिएगा सूती वस्त्र उद्योग के साथ। जब बहुत सारा उद्योग बनने लगा, कल कारखाने बनने लगा, तो सभी लोग में लाभ कमाने की जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, और ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से वो लोग मजदूरों से ज़्यादा काम करवाने लगा और मजदूरों को कम वेतन पे काम करवाने लगा। यह तरह की प्रक्रिया पूरे यूरोप में फैल गई थी, और इसी तरीके से समाज में 2 वर्ग उत्पन्न हो गए थे। एक वर्ग के नाम दिया गया पूंजीपति वर्ग, और एक वर्ग का नाम दिया गया था गरीब या मजदूर वर्ग। तो जो गरीब वर्ग थे उनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं था, और जो लोग पूंजीपति वर्ग थे उनके पास बहुत सारा संसाधन था। तो ये जो समाज था, ये समाज बिगड़ा हुआ रूप में था, चारों तरफ शोषणकारी प्रवृत्ति था। अतः इसी से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ बुद्धिजीवी ने, कुछ विद्वान ने इस व्यवस्था का विरोध किया, और वो लोग एक नई विचारधारा दिए, एक नई विचार दिया, और उसी विचार को नाम दिया गया समाजवाद। क्योंकि इन लोगों का कहना था ये जो समाज में शोषणकारी प्रवृत्ति है, इससे 2 वर्ग उत्पन्न हो गए हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक है मजदूर वर्ग। एक के पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, एक के पास संसाधन बहुत कम है, लेकिन जो समाजवाद होगा उसमें समाज के सभी लोग बराबर होगा, समाज में समानता होगा। तो ये पूंजीपति जो व्यवस्था था उसके बुराई को देखते हुए एक नया विचारधारा की शुरुआत हुआ था, जिसका नाम दिया गया समाजवाद। अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे मुख्य पॉइंट को देखने वाले हैं, और उस मुख्य बिंदु का नाम है कार्ल मार्क्स। इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक प्रश्न है कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। देखिए
कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स, सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिर आपको कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के विचार डिटेल से बताया जाएगा। तो सबसे पहले जानिए कि कार्ल मार्क्स से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे ही पूछ लेगा, कार्ल मार्क्स के जीवन काल कब से कब तक। तो कार्ल मार्क्स के जीवन काल 1818 से लेकर 1883 तक था। यानी कार्ल मार्क्स जन्म हुआ था 1818 में, मृत्यु हुआ था 1883। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, आप याद रखिएगा जर्मनी देश में। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए आधुनिक समाजवाद, आधुनिक समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद, आधुनिक समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन माने जाते हैं। तो वो होगा कार्ल मार्क्स। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर है, प्रश्न पूछा जाएगा कि आधुनिक समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कौन कहे जाते हैं, उसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए दास कैपिटल नामक जो किताब है, दास कैपिटल, वह किताब किनके द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर भी कार्ल मार्क्स होगा। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, यह हुआ था 1867 में। फिर एक प्रश्न बनता है दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह किनका कथन है। यह कथन भी कार्ल मार्क्स का है। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक भी कार्ल मार्क्स ही है। हालांकि कार्ल मार्क्स के साथ साथ इनका दोस्त भी था जिनका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। तो कार्ल मार्क्स के एक दोस्त था जिनका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। ये फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिल करके सन 1848 में एक किताब लिखे जिसका नाम है साम्यवादी घोषणा पत्र, या साम्यवादी घोषणा पत्र को अंग्रेजी में बोल देते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा गया है। तो इतना प्रश्न पूछे जाते हैं कार्ल मार्क्स से संबंधित, इतना प्रश्न को याद रखिएगा। यह प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अब हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए कार्ल मार्क्स जो है उनको जो समाजवादी होता है उस समाजवादी में से सबसे जो प्रमुख स्थान है, सबसे जो बड़ा स्थान है, वो बड़ा स्थान इन्हीं कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। तो कार्ल मार्क्स के पहले भी समाजवादी हुए थे, लेकिन कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी लोग थे उनका विचार सुनने में ठीक था, वास्तव में लागू करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन कार्ल मार्क्स जो थे वह एक ऐसे समाजवादी थे जो समाजवाद की परिभाषा तो दिए थे, साथ ही साथ वो बताए थे कि हम समाजवाद किसी क्षेत्र में कैसे ला सकते हैं। बाकी लोग का कहना था कि समाज के सब लोग अच्छे हो जाएंगे, सही रहेगा, समाज के सब लोग एक दूसरे के साथ देंगे, समाज में सभी जगह भाईचारा की स्थिति होगा। लेकिन होगा कैसे, यह बात उन्होंने नहीं बताया था, इसलिए उनको यूटोपियन समाजवादी कहा गया था, यानी सपना देखने वाला समाजवादी। लेकिन कार्ल मार्क्स स्टेप बाय स्टेप यह बताए थे कि किसी भी क्षेत्र में समाजवाद की जो समाजवाद विचारधारा है वह समाजवाद विचारधारा कैसे लागू हो सकता है। तो यह एक सिद्धांत के तौर पर बताए थे। अतः सिद्धांत के तौर पर बताने की वजह से कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद या आधुनिक समाजवाद कहा गया। तो वैज्ञानिक समाजवाद या आधुनिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं। इनके जन्म की बात करें तो सन 1818 ईस्वी में जो जर्मनी देश है उस जर्मनी देश में एक जो राइन प्रांत है, राइन क्षेत्र एक जर्मनी में ही आता है। आप पढ़े जगह पहला चैप्टर में कि नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी के राइन प्रांत को जीत करके राइन महासंघ बनाया था। तो जर्मनी के जो राइन प्रांत है उसी राइन प्रांत में एक स्थान है ट्रियर शहर जो है, उसी ट्रियर नगर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था।
ये सब बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब 4 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखने के लिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स को हम लोग वैज्ञानिक या समाजवादी, हम लोग कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक या आधुनिक समाजवाद के जनक कहते हैं। इनका जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो हेनरिक मार्क्स थे। इनके पिताजी का नाम हेनरिक मार्क्स थे, लेकिन इनके पिता पत्नी इन सब के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फिर भी कुछ बेसिक बात आपके बुक में दिया हुआ है, तो उनका ध्यान रखना आपका काम है। कुछ बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसे आप भी नोट कर सकते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स की बात करें जन्म के, तो ये बताया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में। हुआ कहाँ था? तो देश है जर्मनी, और जर्मनी में ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है राइन प्रांत। इसी राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, ट्रियर शहर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। जब यह व्यक्ति जन्म लिए थे तो इनके माता पिता यहूदी थे, यानी यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन बाद में ये बहुत अपना धर्म चेंज किए। उस समय ऐसा था कि किसी धर्म को माने, ये नास्तिक हो गए थे। तो जब ये जन्म लिए थे तो ये जन्म से क्या थे? यहूदी थे। बाद में इनका धर्म परिवर्तन होते गया। तो सन 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। एक धर्म होता है यहूदी, इसी यहूदी धर्म में इनका जन्म होता है। कार्ल मार्क्स के पिता की बात करें तो कार्ल मार्क्स के पिता के नाम हेनरिक मार्क्स था। हेनरिक मार्क्स था। और जो कार्ल मार्क्स थे, इनके जो पत्नी थी, उस पत्नी के नाम जेनी था। पत्नी के नाम जेनी था। इनके शादी हुआ था 1843 ईस्वी में। हालांकि ये सब प्रश्न आपसे नहीं पूछ लेंगे, लेकिन जीवनी जब लिखिएगा तो जीवनी लिखने में इन सब कैरेक्टर को आप लिखिएगा तो अच्छा तरीका से आंसर बन जाएगा। कार्ल मार्क्स जब बड़े हुए तब ये 2 जगह पर अपनी पढ़ाई पूरी किए थे। एक है बॉन विश्वविद्यालय, बॉन विश्वविद्यालय, और एक है बर्लिन विश्वविद्यालय, बर्लिन विश्वविद्यालय। तो कार्ल मार्क्स की पढ़ाई बॉन एवं बर्लिन दोनों विश्वविद्यालय में पूरा हुआ था। यही व्यक्ति बाद में चल करके एक नई विचार देते हैं, समाजवादी विचारधारा। फिर 2 किताब लिखते हैं, एक है साम्यवादी घोषणा पत्र और एक है दास कैपिटल। जो दास कैपिटल है इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। अभी इनके बारे में और भी कुछ जानेंगे, यह कुछ बेसिक बात है, इनका ध्यान रखना जरूरी है। इससे पहले हम लोग दास कैपिटल और साम्यवादी घोषणा पत्र की चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। कितना घंटा हो गया देखिए तो। घंटा कितना? 43 मिनट। अब देखिए, अब हम लोग कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। समय अधिक न लगे इसलिए कुछ बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उसे आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बात लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके और जूम करके देख सकते हैं। लेकिन जब भी वीडियो आपको धुंधला दिखाई दे तो आप यूट्यूब पर ऑप्शन है कि अलग अलग कैटेगरी में वीडियो देख सकते हैं। 360 पर अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखाई दे, तो आप हो सकते हैं तो 480 कीजिए या 720 कर सकते हैं। जब 720 में कीजिएगा तो क्वालिटी ठीक रहेगा और ये आप लोगों को सही से दिखाई देगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कार्ल मार्क्स कौन कौन से विचार दिए थे, कौन कौन सिद्धांत दिए थे। जब सिद्धांत पढ़ लीजिएगा तो पूरे कार्ल मार्क्स के समझिए कि कार्ल मार्क्स के जीवन से संबंधित बहुत सारे बात आप जान सकते हैं। अब देखिए, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की बात करें तो कार्ल मार्क्स को 5 सिद्धांत दिए थे। पहला है द्वंदात्मक भौतिकवादी का सिद्धांत, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला जो सिद्धांत है वह है द्वंदात्मक भौतिकवादी का सिद्धांत, भौतिकवादी का सिद्धांत। चर्चा करते इसके बारे में। देखिए, कार्ल मार्क्स जितने भी सिद्धांत दिए थे उन सब का विस्तृत अध्ययन आप लोग समाजशास्त्र विषय में पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर मुख्य रूप से चर्चा किया गया है। 10th क्लास के लिए आप एक एक बात भी पढ़ रहे हैं तो वह आपके लिए काफ़ी है। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में
कि शुरुआत में जो समाज होता है उस शुरुआत में कोई व्यक्ति रहता है और वो व्यक्ति कोई विचार देता है और उसी विचार के बदले में कोई व्यक्ति क्या होता है कि एक नया विचार देता है। ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कोई वाद दिया यानी कि विचार दिया। जैसे मान लेते हैं कि शुरुआत में क्या था कि लोग का मानना था कि पृथ्वी चपटी हुई है। ये भी एक विचार हुआ, एक वाद हुआ कि पृथ्वी क्या है, चपटा हुआ है। और बहुत लंबे समय तक लोग का मानना था कि पृथ्वी क्या है, चपटा हुआ है। लेकिन बाद में उनके विचार को तोड़ा गया, उनके विचार के उल्टा कहा गया कि बाद में वो लोग का कहना था कि नहीं पृथ्वी चपटा नहीं, पृथ्वी गोल है। तो ये जो वाद है इसके विरोध में एक नया विचार दिया गया, जिस विचार की वजह से यह जो विचार था उसका खंडन हो रहा है, उसको काट रहा है। तो शुरुआत में क्या होता है, कोई विचार होता है यानी कोई वाद आता है, फिर इस वाद के बाद प्रतिवाद आता है। प्रतिवाद यानी जैसे पृथ्वी पहले कहा कि चपटा है, तो बाद में वैज्ञानिक बोले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोले कि नहीं पृथ्वी क्या है, गोल है। तो पृथ्वी जो गोल है यह विचार पहले वाला विचार को क्या करता है, काट दे रहा है। तो किसी भी समाज में पहले वाद होता है और वह एक विचार कुछ लंबे समय तक चलता है, फिर उसके विरोध में प्रतिवाद होता है, फिर इन दोनों में कुछ न कुछ संघर्ष देखने को मिलता है और फिर कोई एक वाद विजय प्राप्त करता है। फिर आगे भी यही प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि एक नया विचार आएगा, फिर उस विचार को तोड़ा जाएगा, यानी वाद और प्रतिवाद ये लगातार ही चलते रहेंगे। इसी को कहा गया था द्वंद्वात्मक भौतिकवादी का सिद्धांत। अब बात करें अगले सिद्धांत के, तो अगला सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछेगा कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स दिए थे। यह बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कौन दिए थे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स दिए थे। अब समझिए वर्ग क्या है, फिर संघर्ष अपने आप समझ में आ गया। देखिए हमारे देश में भी वर्ग देखने को मिलता है। जैसे आप अपने समाज में देखिएगा, अपने गांव में देखिएगा, तो कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, और कुछ के पास पैसा बहुत कम होगा, तो वो भी एक वर्ग है। तो एक हो गया जिनके पास पैसा ज़्यादा है और एक हो गया जिनके पास पैसा कम है। एक वर्ग बन गया, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। आप ही के समाज में कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे और कुछ बिना पढ़े लिखे लोग होंगे, तो भी एक वर्ग बन गया। उस वर्ग का नाम हो गया शिक्षित वर्ग और एक हो गया अनपढ़ वर्ग। तब देखेंगे कि हर तरफ एक वर्ग दिखाई देता है और कभी कभी इन्हीं वर्ग के बीच में एक संघर्ष हो जाता है, उसी को वर्ग संघर्ष का नाम दिया गया है। ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है कि अगर किसी क्षेत्र में, अगर किसी राज्य में किसी के पास संसाधन बहुत ज़्यादा है और किसी के पास संसाधन बहुत कम है, तो एक जो अमीर वर्ग है, एक जो मजदूर वर्ग है, इन दोनों के बीच में बाद में चल करके संघर्ष होगा। और जो मजदूर वर्ग है वह जो श्रमिक वर्ग मजदूर वर्ग है वो जो पूंजीपति वर्ग के ऊपर हमला कर देगा और उनसे संसाधन छीन करके अपना शासन स्थापित कर लेगा। और इस सिद्धांत को कहा गया वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अगला सिद्धांत की बात करें तो वह है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। अगला हो गया मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और आगे है राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना। वर्ग विहीन समाज की स्थापना। देखिए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कहा गया है कि जो भी संसाधन है उस संसाधन पर अधिकार के लेकर के हमेशा कुछ न कुछ संघर्ष होते रहता है और यह हमेशा चलते रहता है। यानी इतिहास में देखिएगा तो शुरू से लेकर अभी तक
ऐसा ही हुआ है कि संसाधन पर अधिकार किसका होगा, वही है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। हालांकि इन सब का एक बड़ा गहरा अर्थ होता है, 10वीं क्लास में जानना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ सिद्धांत के नाम भी अगर लिख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी है। अगला है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, जैसे मान लिया कि ये जो मार्कर है इसका दाम 20 रुपये है। अब इसका दाम 20 रुपये हुआ कैसे? तो सबसे पहले कोई व्यक्ति होगा, इसको बनाया होगा, तो इसके लिए पहले कच्चा मटेरियल लगा होगा, कच्चे पदार्थ लगा होगा, फिर मजदूर को रखे होंगे बनाने के लिए, फिर उसको सही तरीक़ा से सारा कुछ काम करवाया होगा, फिर जा कर के ये जब वस्तु बना, मान लेते कि यह वस्तु बना 15 रुपये, तो वह व्यक्ति जो बनवाया है वो तो कुछ ना कुछ अपने फायदा भी रखेगा, तो 15 रुपये के वस्तु को वो 5 रुपया जोड़ के लेगा, तो बन जाएगा इसका दाम 20 रुपया। तो यह वस्तु बनाने में कितना खर्च हुआ है उसी को जोड़ देते हैं तो एक वस्तु के दाम निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। जैसे कोई कारखाना के मालिक है और वह कारखाना के मालिक मान लेते हैं कि मार्कर बनाना है हमको, और मार्कर बनना है तो वो लोग क्या किए, 5 रुपये के कच्चे पदार्थ लेके आए। अगर मार्कर्स नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसे मिठाई बनाना है, और वो क्या किए कि मिठाई बनाने के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ है, जैसा कि चीनी हो गया, सूजी वगैरह हो गया, ये सभी खरीद के लेके आए, और खरीद के लेकर आए तो कुछ न कुछ दाम देना पड़ा। फिर एक बनाने वाले को रखेंगे, बनाने वाले को भी कुछ न कुछ देंगे। तो जैसे मान लिया जाए कि चीनी वगैरह में, दूध वगैरह में, सूजी वगैरह में उस व्यक्ति को 5 रुपया खर्च हुआ। फिर जिस मजदूर को बुलाया गया उस मजदूर को वो 2 रुपये दिए। अब इस तरीक़े से मिठाई जो तैयार हुआ वो हो गया 7 रुपये का। लेकिन जो मिठाई बनवाया है वो उस वस्तु का दाम 7 रुपया नहीं रखेंगे, वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक दाम रखें, तो ये अपने फायदा को उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये क्या होगा, सामान्यतः क्या होंगे कि अगर 3 रुपया फायदा अगर जोड़ रहे हैं तो 10 रुपया होता है, और जब 10 रुपये में उस मिठाई को बेचा जाएगा तब आप देख रहे हैं कि जो 3 रुपये है वो 3 रुपये जो मालिक है मिठाई बनाने वाले उनके हिस्से में जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में कि कोई मजदूर है और उस मजदूर को मेरे मालिक मान लेते हैं कि 40 रुपया दिया, और पूरे वस्तु को खरीदने में उसका रुपया खर्च हुआ 80 रुपये। इस तरीक़ा से समझिए कि उस वस्तु का हो गया 120 रुपये दाम। लेकिन हो सकता है कि वह जो मिल मालिक है वह मिल मालिक यहाँ पर उस वस्तु की कीमत तय करता है 200 रुपये, और 200 रुपये जैसे कीमत तय करता है आप देख रहे हैं कि दोनों में 80 रुपये का अंतर है, यानी बहुत बड़ा फायदा उस वस्तु पर ले रहा है। इस वस्तु के ऊपर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि फायदा ले रहा है, लेकिन ये जो फायदा है वो सिर्फ मिल मालिक को होगा, मिल मजदूर को इसमें से किसी प्रकार के फायदा नहीं होगा। यानी कि जो वस्तु अंतिम रूप से बेचा जा रहा है अगर उसमें बहुत ज़्यादा फायदा है तो बहुत ज़्यादा फायदा मिल मालिक को होता है, न कि मजदूर का। और यही कहा गया है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में। अगला है राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज। देखिए, और राज्य का एक बड़ा गहरा अर्थ है। राज्य क्या होता है, देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, प्रांत क्या होता है, एक अलग वीडियो में बनाया जाएगा। फिलहाल समझिए कि कार्ल मार्क्स एक ऐसा समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें वो चाहते कोई सरकार ही नहीं हो। यानी हम लोग जिस देश में है, जिस राज्य में है, वहाँ पे एक सरकार है और सरकार कुछ कानून बना रखी है और उस कानून को मानना ही पड़ता है हम लोगों को। अगर उस कानून के खिलाफ में जाएंगे तो सरकार या राज्य हम लोगों को एक सजा दे सकता है। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि सरकार होगा ही नहीं, सरकार होगा ही नहीं। अब सरकार जब नहीं होगा तो वह हो जाएगा राज्य विहीन। यानी यहाँ पर राज्य और सरकार एक ही माना गया है। राज्य क्या होता है इसकी चर्चा किया जाएगा कभी। तो ये इनका कहना है कि सरकार होगा नहीं, किसी प्रकार के कानून बनाने वाले ऊपरी पद पर कोई होगा नहीं। इस तरीक़ा से क्या होगा, जब कानून बनाने वाले में से नहीं होंगे, रेगुलेशन बनाने वाले में से नहीं होंगे, तो उस स्थिति में वर्ग भी उत्पन्न नहीं होगा।
वर्ग यानी कि अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, अनपढ़ वर्ग, बहुत सारे वर्ग होता है, वो वर्ग भी नहीं होगा। तो ये ऐसा समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसमें किसी प्रकार के वर्ग नहीं हो, यानी संसाधन अगर उस देश में है, उस क्षेत्र में है, तो उस संसाधन पर सभी का बराबर के अधिकार हो। किसी के पास संसाधन की अधिकता और किसी के पास संसाधन की कमी नहीं होना चाहिए। यानी जब सबके पास संसाधन बराबर हो जाएगा, तो सबके पास जब बराबर संसाधन होगा तो वर्ग ही नहीं होगा, क्योंकि वर्ग तब होता है जब किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। लेकिन सबके पास है तो इसमें किसी प्रकार के वर्ग नहीं बन रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि कार्ल मार्क्स 6 ऐतिहासिक चरण दिए थे। तो ये 6 ऐतिहासिक चरण की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल जितने भी पॉइंट यहाँ पर बताया गया है उसको बारी बारी से आप नोट करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितने भी बात बताया गया आप लोगों को या बोर्ड पर लिखा गया है तो सबको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया जाए। और 1 या 2 बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं सही तरीके से तो सभी प्रश्न के जवाब आपको उसी में मिल जाएगा। दूसरी बात कि आपके चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न है, लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय, वो सब भी यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे कि आप आंसर कैसे लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गाइड से, गेस से आंसर याद करते हैं और गेस गाइड सब जगह वही होता है, उनके भाषा भी कठिन होता है। तो आप लोगों को सभी प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, उसको मेरे द्वारा समझाया भी जाएगा। तो आप लोगों का काम है कि पहले खुद से एक आंसर तैयार कीजिए। जितना भी बात बताया गया है उस सभी बात को सही से सुन करके अपना से खुद का आंसर तैयार कीजिए। फिर बाद में मेरे द्वारा सभी प्रश्न का आंसर लेक्चर के माध्यम से ही दिया जाएगा और आप लोगों को जो भी आंसर है उसको टेलीग्राम चैनल पर भी दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको यह कैसा लगा, इसमें क्या क्या अभी और सुधार करने की आवश्यकता है, ये आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका